हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का अध्याय नंबर 6 भगवान के डाकिए इसको पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि कहलाने वाले जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनके द्वारा इन पंक्तियों को लिखा गया है। और एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त कल्पना इनके द्वारा कर दी गई है भगवान के डाकिए। बेटा, डाकिए क्या होते हैं? डाकिए वो होते हैं जो हमारे जो पोस्ट होती है, चिट्ठियाँ होती हैं, लेटर होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं उनको डाकिए कहा जाता है। यानी हमारे मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला व्यक्ति डाकिया कहलाता है। तो भगवान ने प्राकृतिक डाकिए जैसे बादल और पक्षी, इनको डाकिया बताया है। क्यों, कैसे बताया है? पक्षियों का कोई पर्टिकुलर निवास स्थान नहीं होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। ऐसे ही बादलों का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। कभी यहाँ अगर ज़्यादा वायु का प्रेशर अगर यहाँ ज़्यादा बन गया तो यहाँ बरस गए, अगर यहाँ नहीं बना तो हवा के साथ दूसरे देश लौट जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, बादल जैसे पानी जो होता है समुद्र का, वो उसका एवेपोरेशन होता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है और फिर वो धीरे धीरे जम के और वो बरसने लगता है, बूंदों के रूप में बदल जाता है, जिसको प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो स्कैटरिंग और एवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से बादल होते हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप आनंद उठाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ मेरे बच्चों, आपको समझना होगा, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं, यानी रीड करते हैं। और इसके बाद महादेश का मतलब होता है एक ऐसा देश जो बहुत सारे स्टेटों से मिलके बना हुआ हो, छोटे छोटे स्टेटों से मिलके बना हुआ हो। तो यहाँ पे पक्षी और बादल दोनों को भगवान के डाकिए बताया गया है। जो गॉड होते हैं, प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, उनके डाकिए के रूप में किनको बताया गया है? पक्षी और बादल। कैसे बताया गया है? आप सभी लोग समझने की कोशिश कीजिए। पक्षियों का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं होता। कभी यहाँ हैं तो जैसे ही मौसम बदलता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं, और जैसे ही मौसम ठीक होने लगता है तो फिर वहाँ से ठंडे मौसम की तरफ निकलने लग जाते हैं। तो जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ठीक है, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, यानी उनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियाँ जो होते हैं ना, उसको मानव यानी जो मनुष्य होता है वो नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? कि हम चिड़ियों की भाषा नहीं समझते ना, लेकिन ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये उनकी भाषा को समझते हैं। बादलों की भाषा पहाड़ समझते हैं, पानी यानी नदियाँ समझती हैं, और पौधे समझते हैं, पेड़ पौधे समझते हैं। ऐसे ही हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते। इस पहले पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, अगर होती है तो पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ इतना अनुमान लगाते हैं, आंकते हैं मतलब अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं हम? कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध मतलब महक, गंध। तो एक देश की धरती मतलब जैसे भारत की धरती, पाकिस्तान की धरती, या फिर अपने श्रीलंका की धरती, दूसरे देश मतलब एक देश से दूसरे देश की, जो एक कॉन्टिनेंट की धरती, दूसरे कॉन्टिनेंट की बात कर लो, चाहे एक देश की धरती दूसरे देश की धरती, यानी वहाँ की ज़मीन दूसरे देश की ज़मीन। जैसे क्या होता है, यहाँ के पक्षी होते हैं, आपने देखा होगा सर्दियों में, गर्मियों में एक घना पक्षी वन्यजीव अभयारण्य है जो भरतपुर में है। वहाँ साइबेरियन क्रेन आते हैं रूस से,
तो रूस के जो पक्षी यहाँ आते हैं इसकी वजह से वो कितना फेमस है। तो वो कुछ ना कुछ उनके संदेश होते हैं जिनको लेके आते हैं, यहाँ के पक्षियों को बताते हैं। तो वैसे ही इस सुगंध को उन्हीं के द्वारा महसूस किया जा सकता है और हम भी इन सुगंध को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिड़ता है। और सौरभ हवा मतलब सुगंधित हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर, पंख जो होते हैं पक्षियों के, उन पर वो जो सुगंध होती है उस पर तैरती हुई सी नजर आती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब जैसे महाद्वीप जो होते, महासागर होते हैं, ये जो सी होता है, सी एरिया, उसमें से जो पानी होता है एवोपरेट होके, जैसे इंडियन सी है, हिंद महासागर से पानी एवोपरेट होके, बाष्पीकरण होके ऊपर बादल में चला जाता है और हवाओं के थ्रू जगह जगह अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट में वर्षा के रूप में, वर्षा का रूप धारण कर लेता है। तो ये यही बताया गया, रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है। अब भाव समझिए, इसका जो कल्पना भाव है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो पक्षी होते हैं और बादल होते हैं, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनके लिए किसी भी एक देश से दूसरे देश की जो सीमाएं बनी हुई हैं ये हम मानवों ने बना रखी हैं। लेकिन प्राकृतिक चीज़ों के लिए इस तरह की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, उनके लिए कुछ भी बाउंड्रीज नहीं होती। उनके लिए ना कोई बंधन है, ना कोई सीमाएं हैं, ना कुछ इस तरह के परहेज हैं। तो इस प्रकार कवि ने कहा है, जिस तरह से प्रकृति अपने आप में इस तरह से संबंधित है, संबंध रखती है, सारी प्रकृति की चीज़ों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, बंधन नहीं है, मानव को भी इसी प्रकार से रहना चाहिए। ठीक है, ओके। आप लोगों के लिए बता देता हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा अगली वीडियो में, और आप इसको पढ़िएगा, इसका आनंद उठाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स में इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि सभी लोग इसको देख सकें। धन्यवाद।